क्या सिर्फ अच्छे नंबर ले आने से और दिन में 4 घंटे पढ़ाई कर लेने या 6 घंटे पढ़ाई कर लेने से क्या आज के टाइम में आपका सिलेक्शन हो रहा है? मैं बात यहाँ पर सिर्फ एसएससी के किसी एग्ज़ाम की या फिर आपके बैंकिंग का एग्ज़ाम हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। बात पूरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की है। और ऑब्वियसली आप अभी इस वक्त वीडियो देख रहे हो तो आप यहाँ या तो एमटीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो। सारे ही एग्ज़ाम के जो हाल है वो आज के टाइम में बिल्कुल सेम है। ठीक है, एमटीएस भी होगा। अभी एमटीएस का फॉर्म बच्चे लोग भर रहे हैं। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन आज के टाइम पे ये है कि आपका नोटिफिकेशन आ रहा है। एक तुरंत का इंसिडेंट बताता हूँ आपको मैं। 2019 में एक आपका आया था नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस का, सीपीओ वाला नहीं, दिल्ली का कांस्टेबल का। उसके अंदर आपको 1200 के आसपास वैकेंसी बताई गई थी, 1203 जहाँ तक याद है, 1203 आपकी वैकेंसी थी उसके अंदर। हुआ क्या? अब उसका 1 साल जब बच्चे ने कोचिंग की, तैयारी करने के बाद में उसका नोटिफिकेशन अभी दोबारा से डाला गया और बताया गया कि ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है, आपकी ये वैकेंसी अब ज़ीरो हो चुकी है। नोटिफिकेशन देने के बाद 1203 वैकेंसी को ज़ीरो कर दिया जा रहा है आपके कांस्टेबल में। और 1 साल के बाद ये चीज़ हो रही है। 1 साल तक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं, फिटनेस को मेंटेन करके रख रहे हैं उसके अंदर वो अपनी, क्योंकि पुलिस का एग्जाम है एक तरह से, वो वहाँ करना पड़ता है, सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता वहाँ पे। और उसके बाद आप नोटिफिकेशन दे के बोल रहे हो कि आपका किसी तरह का एग्जाम नहीं होने वाला, कोई वैकेंसी नहीं है। सेम चीज़ रेलवे में भी हुई थी। एसएससी की हालत ये है कि दिन ब दिन सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, आपकी वैकेंसी कम होते जा रही है। कंपटीशन की बात मैं करूंगा तो कंपटीशन क्या है, यहां पर सीजीएल में अराउंड 30 लाख बच्चे, 30 लाख बच्चे आप लोगों के फॉर्म फिल कर रहे हैं। वैकेंसी कितनी है? अराउंड 6 के। परसेंटेज में निकालोगे तो कितना परसेंट होगा? मैं बोल सकता हूं कि नियर अबाउट 1% या कहीं कहीं उससे भी कम हो रहा है। 1% का आपका सिलेक्शन रेशो जा रहा है बच्चों। तो क्या ये वो टाइम नहीं आ चुका है कि सामने से आके कोई आपको सच बोले? देखो, बड़ा मुश्किल होता है सच बोलना। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा ये स्टडी चैनल है, आप मुझे इस वक्त देख रहे हो तो आप किसी ना किसी एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। वो एग्जाम हो सकता है सीजीएल का, सीएचएसएल का या एमटीएस का। ठीक है, अदरवाइज किसी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी बच्चे कहीं कर रहे होंगे। आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपको बोल दूं आज पढ़ाई आप लोग छोड़ दो, मत पढ़ो, क्योंकि यहाँ पर दिन ब दिन कम होते जा रहा है। सरकार की मंशा ही है कि गवर्नमेंट जॉब को एक तरह से ख़त्म कर दिया जाए। शायद कम से कम अभी तक के एक्शन से यही दिख रहा है। नोटिफिकेशन आ रहे हैं, जहाँ पर बहुत कम वैकेंसी है उनको ज़ीरो कर दिया जा रहा है, और जहाँ पर 12-15 हज़ार 8,000 वैकेंसी आती थी वहाँ पर अब 6,000 5,000 तक हो चुकी है। तो अगर आज मैं आपको कहूँ कि छोड़ दो पढ़ाई, तो ये मेरे लिए नुकसान नहीं है, मेरा तो चैनल बंद हो जाएगा ना। चलो, बहुत मेरा छोटा चैनल है, बहुत छोटा हूँ मैं, यहाँ कुछ हंड्रेड्स में लोग देख रहे होंगे या 1000 में लोग देख रहे होंगे। ऐसे ऐसे टीचर्स हैं, सर हैं, और अभी जो संस्थाएं चल रही हैं गवर्नमेंट पढ़ाने के लिए, मैं नाम नहीं लूँगा, कॉपीराइट का इशू हो जाएगा, या मुझे नहीं पता नाम लेना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। आप लोग बेहतर समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए, लाखों नहीं करोड़ों रुपए, वो लाखों रुपए अपने टीचर्स को पे करते हैं। क्या वो आके आज आपके सामने आपको ये बोल सकते हैं कि कंपटीशन यहाँ इतना ज़बरदस्त हो गया है? 1% का मतलब आप लोग समझ रहे हो 1% क्या हो रहा है? यानी अगर आप लोग 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हो तो उसमें से सिलेक्शन सिर्फ 1 जन का होगा। ठीक है, बचे हुए 99 बच्चे क्या करेंगे? क्या ये नालायक हैं, फेलियर हैं, क्या करेंगे? मैं आपको आज बोल लूँ कि एक कोर्स है XYZ जिसके अंदर आप लोगों को 2 लाख रुपए भरने हैं। 100% सिलेक्शन की गारंटी है, लेकिन सिर्फ एक बच्चे की। आपके 100 बच्चों का बैच होगा जिसमें से एक बच्चे को मैं 100% जॉब दिला दूंगा। आप मुझे 2 लाख रुपए तो 1 साल पढ़ाई करो मेरे पास आके। आप करोगे ज्वाइंट? लात मारोगे यहीं पे, दोनों जीरो पे लात मारोगे, बोलोगे नहीं, पैसे गए भाड़ में, हम लोग 1 साल अपना 1 ईयर यहाँ पर क्यों बर्बाद करने आएंगे? क्या एसएससी में आपके साथ ये नहीं हो रहा है? इनडायरेक्टली आपको बोला जा रहा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, आपको बहुत बड़ी नौकरी मिलने वाली है, लेकिन असल में रेशियो तो 1% का ही है ना। 30 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 6,000 बच्चों को नौकरी यहाँ पर मिल रही है। क्या मिल रहा है? आपका साल बर्बाद हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो सर करे क्या, आप पढ़ाई छोड़ दें? मतलब 3 साल इसके अंदर हमने दिए हैं। कहीं ना कहीं आपको खड़े होकर आज के टाइम में ये सोचने की ज़रूरत है, क्या मैं अंधों की रेस में सिर्फ नहीं दौड़ रहा हूँ? क्या वाकई मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि मुझे जॉब मिलेगी? अभी तक हम ये बोलते थे कि हाँ कभी हार मत मानो, लेकिन आज अपने आप से पूछने की ज़रूरत है, क्योंकि लोहे की दीवार में महेश्वरी सर का वीडियो में देख रहा था कि जो कहा जाता है हार मत मानो, हार मत मानो, तो उसका कुछ टाइम लिमिट तो होगा। कब तक हार मत मानो भाई?
तो आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि अगर आप लोग लोहे की दीवार में कील ठोकने की कोशिश करोगे, सारी ज़िंदगी भी ठोक दो तो नहीं जाएगी। आपको ये पहले समझना पड़ेगा, क्या ये दीवार मिट्टी की है, ईंट की है, क्या इसमें कील जा सकती है, उसके बाद आप मेहनत करो। आपको यहाँ भी कुछ सोचना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा ट्रेंड वैकेंसी किस तरह से कम हो रही है, आने वाले टाइम में ये कितनी कम हो सकती है। उसके बाद ही आप एक अपना डिसीजन लोगे कि आपको पढ़ाई में, स्टडी में यहाँ पर कंटिन्यू करना है या अपने करियर के बारे में आगे सोचना है। देखो, मैं बोल रहा हूँ एक तरह से आपको, मैं यहाँ पर रहूँगा, अवेलेबल रहूँगा, नोटिफिकेशन आएगा, स्टडी से रिलेटेड जो चीज़ें रहेगी वो मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। लेकिन मुझे आज मेरा ये फ़र्ज़ लगा कि मैं आप लोगों के सामने आके बोलूँ कि आपको सोचने की ज़रूरत है, क्या आप इस 1% के लिए इस गर्दी में खड़े रहोगे। मैं हटाना मेरा मकसद नहीं है आपको। देखो, मैं बहुत क्लियरली बोल सकता हूँ आपको कि एक बच्चा ग्रेजुएट करके निकल रहा है, वो 3 साल 4 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। पहले ऐसा होता था कि वो देखता था कट ऑफ जाती है 70 75, वो तैयारी करता था, पास हो जाता था। लेकिन आज सीजीएल में शॉक्ड हूँ कि टायर 2 में 200 में से 200 नंबर लाने के बावजूद बच्चा फेल हो गया है। ऐसे बच्चे सुसाइड करने की नौबत तक आ जाते हैं, सुसाइड करने की। मैं लास्ट ईयर एग्ज़ाम में मेरा 80 आया था, मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ। लास्ट ईयर एग्ज़ाम में मेरा 80 आया था, उसके बाद में भी मेरा क्लियर नहीं हुआ। मुझे बहुत दुख हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था 80% लाने के बावजूद, 80 मार्क्स लाने के बावजूद 100 में से अगर आप सिलेक्ट नहीं हो रहे हो तो आपको किस लेवल की काबिलियत चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा ही दुख है वो बड़ा है। लेकिन इस साल जब मैंने देखा कि 90% MTS में 95% वाले सिलेक्ट नहीं हो रहे, यहाँ पर 100% मार्क्स लाने वालों को भी नॉर्मलाइजेशन के अंदर खींच के 170 कर दिया गया, 170 कर दिया गया। और 170 वाले बच्चे को ले जाकर वहाँ पर 195 कर दिया गया। ऐसे ऐसे मैजिक हुए। अब ये बच्चा क्या करेगा? इसने तो 1-2 साल मेहनत की है, 1-2 साल मेहनत करने के बावजूद उसके इतने मार्क्स आए और उसके बाद वो सिलेक्ट नहीं हुआ। हो सकता था कि उसकी ईयर का ही वो आखिरी एज का आखिरी साल होगा, आखिरी चांस होगा। ऊपर से एसएससी ने एक एज का इशू भी करके रखा हुआ है। बच्चों, लचर व्यवस्था है, बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है। हमेशा मैं आता था, पढ़ाई कैसी चल रही है पूछता था, बोलता था हिम्मत मत हारो बोलता था। हिम्मत आज भी नहीं हारे हम लोग। लेकिन बस आपको बोलना ये चाहता हूँ कि अपने अंदर, अगर आप यहाँ से आगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो ना, तो अपने अंदर इतनी हिम्मत लेके चलो और अपने आप को ये रियलिटी बता के चलो कि मेरे कंपटीशन में 100 बच्चे हैं और 100 में से एक ही बच्चा सिलेक्ट होगा। और वो एक बच्चा अगर मैं नहीं बनूंगा तो मैं न किसी तरह के डिप्रेशन में जाऊँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैं अपना एक अदर ऑप्शन के बारे में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको सोच के रखना पड़ेगा। वो टाइम चला गया कि अगर आप कोई सपना देख रहे हो तो आप दूसरा विकल्प मत सोचो। नहीं, आपको यहाँ पर सोच के रखना पड़ेगा कि अगर यहाँ नहीं होता है, 30-32 साल की उम्र तक अगर मैं पढ़ाई करने के बावजूद मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, तो उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा। व्यवस्था एजुकेशन की ऐसी है बच्चों कि आप 30 साल तक आप सीजीएल देखोगे, उसके पहले 27 तक आप एसएससी देखोगे, फिर आपने पढ़ाई ही की, 30 साल तक आप सीजीएल में भी सिलेक्ट नहीं हो पाए, फिर आप सोचोगे थोड़ा बहुत टाइम मुझे यूपीएससी में मिल रहा है, मैं वो पढ़ूं, फिर आप 35 साल तक हो जाओगे, सारी जगह से आप लोग फेल हो जाओगे, फिर 35 साल के बाद कर ही क्या लोगे। इसलिए आज टाइम है, आप देखो, आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं ये 100% में से 1% में नहीं आ सकता, इस 1% में नहीं आ सकता, आज बात कड़वी लगेगी, लेकिन 2 साल बाद आप पढ़ाई छोड़ दोगे। उससे बेटर है अपनी ज़िंदगी के 2 साल बचाओ। आपकी पढ़ाई, आपको लगता है मेरा पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छा है, आप टीचिंग लाइन में आ सकते हो। मैं आपको रीजनिंग भी पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको मैथ्स भी पढ़ा सकता हूँ। मैंने अपना करियर चुना है, आपको बोर्ड दिख रहा है, पहले नहीं था। मैं 10वीं तक के बच्चों को क्लासेस पढ़ाता हूँ। साथ ही साथ मैंने खुद ने तैयारी की हुई है। 80 नंबर तक मेरे अपने मार्क्स आए हैं लगातार, पिछले साल आए हुए हैं। सीजीएल जैसे एग्ज़ाम में आए हुए हैं, एमटीएस बैंकिंग के एग्ज़ाम भी दिया है, वहाँ का मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। लेकिन सिलेक्ट फाइनल में कहीं पे भी नहीं हुआ। तो मैं अपने स्टडी को, मेरा इंग्लिश बहुत वीक था, लेकिन मैं अपने स्टडी को यूटिलाइज़ किस तरह से कर रहा हूँ। मेरी रीजनिंग अच्छी थी, मेरी मैथ्स अच्छी थी, मेरा इंग्लिश ख़राब था। तो मैं अपने रीजनिंग और मैथ्स के बलबूते पे मैंने चैनल बनाया है। आज चैनल पे 40-50 हज़ार सब्सक्राइबर हैं। जेन्युइन रिव्यू, एक बच्चा जो सोचता है वो रिव्यू मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग भी पढ़ा सकता हूँ और आने वाले टाइम में आप देखोगे कि मैं पढ़ाऊँगा भी। तो आप टीचिंग फैकल्टी में आप भले ही एसएससी के स्टूडेंट को ना पढ़ाओ, आप 10वीं तक पढ़ा सकते हो। आप जहाँ पर स्कोप अच्छा है आप वहाँ पर पढ़ा सकते हो। थोड़ा नॉइस है, इग्नोर करना, लोकेशन वैसी नहीं है, थोड़ा रोड पे घर है तो आवाज़ें वगैरह आती रहती हैं आप लोगों को।
मेन बात यही है, वीडियो लेंथी हो रहा है, शायद बच्चे लिखेंगे भी कि सर बहुत पका दे रहे हो। देखो बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन लाचार व्यवस्था के आगे आप कुछ नहीं कर सकते। आपको कल का केस अगर पता होगा तो उस व्यक्ति का नाम शायद कृष्णा था, समथिंग था। वो व्यक्ति जब 18 साल का था, उसकी एज 18 साल की थी, तब उसे जेल हुई SC/ST एक्ट के अंतर्गत। जेल होने के बाद 20 साल तक केस चला, उसको ज़मानत नहीं हुई उसकी। उसके बाद कल या परसों उसको रिहा किया गया, बाइज्जत बरी किया गया। कब किया गया? 20 साल बाद। 20 साल बाद अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 18 साल का वो नौजवान बच्चा, आपकी एज 18 साल में आप क्या कर रहे थे सोच लो। उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा उस चीज़ का और SC/ST एक्ट के अंतर्गत उसको जेल में डाला गया, जमानत नहीं हुई। और जब वो बाहर आया तो 18 साल से 20 साल आप कैलकुलेट करोगे तो 28, 38 साल होते हैं। उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी। वो बाहर आने के बाद बोल रहा था मुझे पता नहीं है कैसे दुनिया फास्ट हो गई, मैं बेकार आदमी दिख रहा हूँ मुझे। 20 साल पहले की बात अगर आप करोगे तो स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे, हमारे पास तो नहीं थे। जब मैं स्कूल में था तो इस तरह से स्मार्टफोन और इस तरह से चीज़ें बढ़ी हुई नहीं थी। आज उसकी ज़िंदगी कितनी बदली हुई होगी। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है लचर व्यवस्था। अगर केस फास्ट चलता तो फास्ट इंसाफ मिलता। 20 साल नहीं लगते ना उसको बेगुनाह साबित होने के लिए। पीछे बात करेंगे क्यों? जज की वैकेंसी वैकेंट पड़े हुए हैं, जज के पद खाली हैं। तो क्या हमारे देश में कोई इस काबिल नहीं बचा है कि उसको सिलेक्ट करके उस पद पे रखा जाए, वो जज बने, हेयरिंग फास्ट हो? क्या इस प्रोसीजर को फास्ट नहीं किया जा सकता? जिस तरह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई, वहीं पर जो देश का युवा है जो कहीं कुछ कर सकता है, अगर उसके पास ये स्कोप ही ना रहे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो क्या वो अपने टैलेंट से एक चीज़ों का आविष्कार नहीं कर सकता? क्या वो किसी बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकता? क्या वो कोई भी फैक्ट्री, कोई भी स्टार्टअप लेके किसी भी तरह से आगे नहीं जा सकता? या फिर अपना जो फैमिली बिजनेस होगा, क्या उसी को लेके वो आगे नहीं जा सकता? उसके अंदर ये काबिलियत है, लेकिन वो देख रहा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए और थोड़ी मेहनत करूँगा तो मुझे मिल जाएगी। और हाँ, मिल भी जाया करती थी ये 2016-17 तक। लेकिन उसके बाद से हो क्या गया है? आपकी वैकेंसी लगातार कम हो रही है, कम वैकेंसी आपकी ज़ीरो होती जा रही है। जो होप मुझे दिखाई दे रहा है वो लगभग वही बची है ना, 1%। और वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ मैं बस यही बोलते हुए कि अगर आप भी यहाँ से तैयारी कर रहे हो तो आपके मन में ये संतुष्टि होनी चाहिए कि ये 100 में से 1% को ही नौकरी मिलने वाली है। उस 1% में अगर मैं आता हूँ, मुझे 95 के ऊपर अगर परसेंटेज फाइनल में आने वाले हैं तो ही मैं तैयारी करूं, वरना आप किसी तरह से 80-90 लाके आप टायर 1 क्लियर करोगे, 90-92 लाके आप फाइनल टायर 2 क्लियर करोगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद की जो फाइनल लिस्ट होगी उसमें आपका नाम नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ की जो कट ऑफ होगी वो 96.7 जा चुकी होगी, या फिर अगर कुछ करप्शन होगा तो उसके हिसाब से जा चुकी होगी। फिर आप वहाँ से रोते हुए लौटोगे, फिर अगले साल की मेहनत करोगे, फिर अगले साल यही चीज़ आपके साथ होगी। हो सकता है कभी आप बीमार पड़ जाओगे, कभी एग्जाम में आपके हाथ पैर काँप रहे होंगे, कभी एग्जाम के टाइम पे एग्जाम कैंसिल हो चुका होगा, कभी डिले हो चुका होगा, या फिर कोरोना जैसी कोई महामारी आने की वजह से दोबारा कुछ हो चुका होगा, डिप्रेस हो जाओगे। तो इस डिप्रेशन के लिए आपको तैयार रहना है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो, या आपके अभी भी 90-92% आ रहे हैं तो आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन अभी आपने अगर तैयारी शुरू की है, आप नए हो इस फील्ड के अंदर, तो एक बार मैं आपको बोलूँगा कि आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। तो मजबूत रखो, कल से सब कुछ वैसे ही चलेगा। हर कोई आपको नहीं आके बोलेगा। जिसकी रोजी रोटी अगर सिर्फ मेरी चल रही होती SSC से ही, अगर मैं SSC का ही टीचर होता सिर्फ और सिर्फ, तो मेरा काम ये होता कि मैं कंपटीशन बढ़ाता चलूँ। मैं जितने बच्चों को हो लपेट के लूँ कि आओ, जितने हो आ जाओ, यहाँ पर बहुत वैकेंसी है, बहुत अच्छा करियर ग्रोथ है, बहुत कुछ मिलने वाला है आप लोगों को, SSC की पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि उससे मेरा फ़ायदा होता, मैं अपना कोर्स बेच पाता, मैं आपको बता पाता कि मेरे पास हाँ इतने अच्छे क्वेश्चंस के सेट हैं, लो खरीदो मुझसे। और ऐसा हो रहा है और उसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने भी अपना करियर इसके अंदर देखा हुआ है। लेकिन वहीं पर हमारी जिम्मेदारी ये भी आप लोगों को बताना बन जाती है कि यहाँ पर स्कोप कितना है। ये एक रियलिटी होती है। सिर्फ 3 साल आप लोगों से मेहनत करवाना, साल की फ़ीस एडवांस में लेके आप लोगों को कोर्स बेचना, आप लोगों को पढ़वाना, क्लासेस की फ़ीस लेना, आपका टाइम बर्बाद करवाना, ये कहीं ना कहीं इसमें हम लोग भी दोषी होंगे अगर 3-4 साल आपके बर्बाद होते हैं। क्योंकि अगर आप लोग गुरु समझ के टीचर्स को देख रहे हो तो टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको सच्चाई बताए। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। कुछ कन्फ्यूजन कुछ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हो या टेलीग्राम पर बात कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।